आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा में भले ही अभी वक्त है, लेकिन अभी से ही चुनावी शतरंज की बिसात बिछने लगी है। जहां बीजेपी हैट्रिक के लिए मैदान में उतर रही है, तो सपा को उम्मीद है कि अब की बार सपा सरकार तो तय है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की उम्मीद को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का फिर से साथ मिलता दिख रहा है। कांग्रेस का दामन पकड़कर अखिलेश यादव अब 2027 में यूपी की सत्ता को अपने नाम करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस भी अपनी सियासी नैया सपा के सहारे ही पार करना चाहती है। ऐसे में माना जा रहा है कि सपा और कांग्रेस की सियासी केमिस्ट्री आगे भी बनी रहेगी, जिसके संकेत अखिलेश यादव और राहुल गांधी दे रहे हैं, क्योंकि इस दोस्ती में ही दोनों को अपना अपना फायदा नजर आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बनी सियासी जोड़ी उत्तर प्रदेश में हिट रही, जिसके चलते ही बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं हो सका। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद भी बयानबाजियों से लगा कि यूपी के दो लड़कों की जोड़ी टूट जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद से सपा कांग्रेस की सियासी केमिस्ट्री गड़बड़ाने लगी थी। हरियाणा, महाराष्ट्र के विधानसभा और यूपी उपचुनाव के परिणामों ने कांग्रेस और सपा के रिश्तों में तल्खियां पैदा कर दी थी। इसके बाद से ही कहा जा रहा था कि दोनों के बीच सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लोकसभा सदन में सीट आवंटन, संबल हिंसा, अडानी के मुद्दे और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के सवाल पर सपा और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे थे। तो कांग्रेस के मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने अखिलेश यादव की मुस्लिम पॉलिटिक्स पर सवाल खड़े करते हुए सपा कांग्रेस की दोस्ती पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। लेकिन संसद सत्र की कार्यवाही को देखें तो ये दोस्ती फिर से मजबूत होती हुई नजर आ रही है। सड़क से संसद तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दोनों ही नेता हर मुद्दे पर एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। संसद के मानसून सत्र में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक सुर में बिहार में हो रहे वोटर वेरिफिकेशन का विरोध किया है। राहुल गांधी ने चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया है और मुद्दा उठाया है, जिसको अखिलेश यादव भी खुलकर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच की सियासी केमिस्ट्री लोकसभा के सदन से सड़क तक ऐसी दिख रही है, उससे साफ जाहिर है कि दो लड़कों की जोड़ी टूटने वाली नहीं है, बल्कि 2027 के चुनाव में भी बनी रह सकती है, जो सीएम योगी और बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन सकती है। आज खास इसी पर चर्चा कि आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में ये दो लड़कों की जोड़ी क्या कमाल करने वाली है, क्योंकि मुद्दों पर साथ नजर आ रहे हैं राहुल गांधी भी, अखिलेश यादव भी। क्या बीजेपी पर इसका असर पड़ेगा? 2027 हालांकि अभी दूर है, लेकिन बिसात अभी से बिछने लगी है और ऐसे में इस पर चर्चा होना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बड़े मुद्दे जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ साथ नजर आ रहे हैं, चाहे फिर वो वोट चोरी का मामला हो या फिर धर्म से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, तमाम मुद्दों पर एक जैसी बयानबाजियां सामने आ रही हैं। और इसी को लेकर आप देखिए कि किस तरीके से सदन से सड़क तक मुद्दा उठाया जा रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ गुलशन आनंद, सदस्य भाजपा प्रदेश कार्य समिति, जुड़ गए हैं। गुलशन जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। हमारे साथ रविंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आपके साथ गुलशन आनंद जी, क्योंकि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं टेंशन की बात है क्या कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो जोड़ी है वो बरकरार है 2024 के बाद भी, और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खास तौर से आपको झटका लगा था, तो इस बार 27 दूर है, लेकिन आप लोग किस तरीके से पिच तैयार करेंगे अपनी? ये राजनीति के झटके सहते सहते ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक आई है। हमारे लिए कोई टेंशन नहीं। टेंशन यदि है तो राहुल परिवार के लिए है, टेंशन यदि है तो अखिलेश जी के लिए है। कुछ दिन बाद ये गाना गाएंगे, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। तो ये सारी चीजें हम देखते हुए यहाँ तक आए हैं, हमारे लिए कोई नया काम नहीं है। जो चिंता की बात ये है, जो आज ये लोग सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, इन जैसी संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनके सारे काम कर रही है। अपना समय ये भूल जाते हैं, जब चुनाव हारे तो चोरी, चुनाव जीते तो सीना चोरी। उससे पहले बेचारी वो जो ईवीएम थी वो बहुत बदनाम हो गई। जहाँ आपकी सरकारें बन गई वहाँ ईवीएम बहुत अच्छी है, जहाँ आपकी सरकार नहीं बनी वहाँ ईवीएम बहुत खराब है। तो ऐसा चलने वाला नहीं है। देश की जनता स्वीकार कर चुकी है। जिस लोकसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं, मैं उस पर आपका ध्यान लाना चाहूंगा। वो जो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र था कि मोदी 3 को नहीं आने देना है,
अखिलेश जी तो उसके जाल में फंस गए। वो कांग्रेस और राहुल गांधी उनके परिवार का था। श्रीमान बहुत बड़े मल्टी मिलियनियर अमेरिका के, कि मैंने बजट का इतना निकाल दिया, मोदी 3 नहीं आने दूंगा। अभी राहुल जी ने कुछ दिन पहले गिनती भी बताई, इतनी सीटें और आ जाती तो हमारी सरकार बन जाती। ये दर्द इनको चैन से ना जीने दे रहा है, ना चैन से सोने दे रहा है। ये राहुल जी का दर्द है। और राहुल जी वो हैं जिन्होंने मनमोहन सिंह के समय कागज फाड़ कर फेंक दिया। माता का लाडला और बेलडाल बेटा है, उसको कोई समझाने की बजाय एक 7, 8, 10 लोगों का जो एक गैंग है, गिरोह है, उसमें सब लोग हैं, वो उसको और भड़का रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। उनके हाथों से भी बहुत कुछ निकल गया। गमलों में लाखों करोड़ों रुपए की सब्जियां बेच के बना दी, किसी ने अपनी वकालत के सारे कर लिया। वो चाहते हैं किसी तरीके से सरकार को बदनाम किया जाए, और उनका ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है कि भाई सरकार इतने सालों में कुछ तो अच्छा किया होगा। वो अच्छा वाले जो लोग देख रहे हैं, बुरा वाले आप एयर कंडीशन कमरों में बैठकर तैयार करते हैं, और संसद में आप क्या कर रहे हैं, विधानसभा में आप क्या कर रहे हैं। ये सब इसका हिस्सा बनकर ही राजनीति में हम यहाँ तक आए हैं। अपने विपक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन इतना भूल जाते हैं वो। आप संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाकर जो आ रहा है, जो वोट चोरी की बात करते हो, मैं उस समय तो पैदा भी नहीं हुआ था। लोग चर्चा करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1 वोट मिला, सामने 17-19 वोट मिले। पहला वोट चोरी का मामला वहां से शुरू हुआ था। ये लोग भूल जाते हैं इस बात को। इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए। मेरा मानना है ये सरकारें आती जाती रहती हैं, देश, सेना, नेतृत्व, इस पर जब ये सवाल उठाते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। आम जन भी कहता है तो ये जो कुछ कर रहे हैं ना, ये देश के अहित में कर रहे हैं, सेना के अहित में कर रहे हैं। इतनी लड़ाइयां हुई, 47, 62, 65, 71, कारगिल सब हुई ना। अरे कोई तो नेतृत्व रहा होगा। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी भी उस नेतृत्व का हिस्सा थे, जरा याद तो करिए। तो नेतृत्व परिवर्तन होता है, सत्ताएं विपक्ष परिवर्तन होता है, पर एक लक्ष्य सामने होना चाहिए कि देश सर्वोपरि है। ठीक है, आप मोदी विरोध करिए, सत्ता विरोध करिए, आपका अधिकार है, जिसके लिए आप बने। वो यही टुकड़ों की बजाकर लोगों को आप दिखाकर अपनी जो दुकान चला रहे हैं। जनता भी देख रही है, पार्टी का कार्यकर्ता भी देख रही है। सड़क पर आने की आपको आदत पड़ी है, कोई बात नहीं, एसी रूम से आप बाहर तो निकले हैं, तैयार रहिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आ रहा है रविंद्र जी, और लोकसभा हो गया। बिल्कुल रविंद्र जी, बीजेपी के लिए कोई ज्यादा खतरा नहीं है, चाहे आप लोग जोड़ी में आए, अकेले आए, ये समझा जा रहा है। क्योंकि वो लोग का कहना है कि भाई उन्होंने इतने झटके खाए हैं और तब जाकर वो तीसरी बार सरकार बना पाए हैं केंद्र में, और अब तो एक बार फिर से ये समझा जा रहा है कि सीएम योगी ही रिपीट होंगे। मतलब इतना मजबूत विश्वास है, कामों पर भी है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनीतिक सफर रहा है उस पर भी है। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या भविष्य देख रही है 2027 का? 2027 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पहले कह चुके हैं, इंडिया गठबंधन की जीत उत्तर प्रदेश में होगी और भारी बहुमत से होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बातें कही हैं, वो एक कहावत है, मुझे याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन शुतुरमुर्ग के लिए ऐसा कहा जाता है। क्या कहावत है मुझे नहीं याद है। कह रहे बड़ा संघर्ष किया इन लोगों ने सत्ता में आने के लिए। पहली बार सत्ता में ही आए हैं भारत में 1967 में उत्तर प्रदेश में हमारे साथ में, फिर 70 में हमने मौका दिया, 77 में हमने मौका दिया, 1989 में हमने मौका दिया। संघर्ष क्या किया इन्होंने? उन्माद और दंगों के सिवा कोई भी संघर्ष किया हो तो बता देंगे अभी। अब जो आपका बेसिकली टॉपिक है, ये टॉपिक ही भारतीय जनता पार्टी के परेशानी का सबब है कि भाई समाजवादी पार्टी अब तो कांग्रेस के साथ है, हमारे साथ तो छोड़ चुकी है 89 में ही। तो अब क्या करें? क्योंकि इसका परिणाम भी आया था, 2004 में भी आया था, जब इंडिया शाइन कर रहा था तो बहुत जबरदस्त परिणाम आया था 2004 में। भारतीय जनता पार्टी 138 सीटों में सिमट के रह गई थी। तो इसका परिणाम 2009 में भी आया था, जब हमारी फिर से यूपीए की सरकार बनी थी, हम और कांग्रेस एक तो साथ में, तब भारतीय जनता पार्टी 116 सीटों में सिमट के रह गई। तो मतलब आपको लग रहा है कि इस जोड़ी के चलते राह आसान हो जाएगी? बहुत आसान हो जाएगी मैडम। आसान होने का कारण क्या है कि हमारी और कांग्रेस की विचारधारा, सेकुलर विचारधारा है, वो एक जैसी है। कार्य करने की पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन जो इनकी विचारधारा है वो उन्माद की है, कम्युनलिज्म की है, सांप्रदायिकता की है। और ये परिणाम खाली भारत में नहीं, पूरे विश्व में दिखाई पड़ रहा है। इन्हीं के दोस्त, मोदी जी के दोस्त द ग्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भारत को वॉच लिस्ट में रख दिया है रिलीजियस फ्रीडम के मामले में।
डेमोक्रेसी इंडेक्स के मामले में हमारी दुर्गति खो गई है। तो अपने मित्र से कह के ही बढ़ा दिए होते, इसके लिए प्रचार करने गए थे। तो ये तो पूरे देश ही नहीं विदेश भी देख रहा है क्या दुर्गत हो गई। अब बताते हैं 10 साल से बढ़ के 11 साल में पहुंच गए, तीसरे टर्म में पहुंच गए, एक भी उपलब्धि बता दें। सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। बोलते हैं अब कर्ज देने की स्थिति भी नहीं आएगी, IMF बोलता है। हमारा ज्यादातर जो कर्ज लिया हुआ है उसका पैसा जो है रात चुकाने में जा रहा है। रुपए का इतना डिवैल्यूएशन शायद कभी हुआ ही ना रहा हो, आगे होने भी जा रहा है, लगातार हो रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे हम असफल हैं। अगर रूस हमारा साथ ना देता तो हम बुरी तरीके से असफल होते हैं। वहां पर भी जब रूस ने हमें मदद किया, जो पेट्रोल हमको रूस की मदद के नाते 50 रुपए मिलना चाहिए था, 100 रुपए बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तेल कंपनियां नहीं निर्यात कर पाई। हमारे देश की जो संस्थाएं हैं, दोनों संस्थाओं पे आक्रमण करते हैं। तो संस्थाओं जो हमने बना रखी हैं, पेट्रोलियम कंपनियां, उनसे आयात नहीं किया करवाया गया। किससे करवाया गया? अंबानी जी से आयात कराया गया। संस्थाएं तो कमजोर होंगी। अरे चुनाव आयोग पे हम प्रश्न उठा रहे हैं, बार बार प्रश्न उठाते हैं, अब से थोड़ी उठा रहे हैं। हम तो 1970 से उठाते हैं प्रश्न। तो चुनाव आयोग ऐसा ही काम कर रहा है, सामने भी दिखाई पड़ रहा है। चुनाव आयोग की बौखलाहट भी दिखाई पड़ रही है। लेकिन इसी चुनाव आयोग ने, इसी ईवीएम ने आप लोग को जिताया, तभी वो जो सांसद है जो प्रदर्शन कर रहे हैं तब ठीक हो जाता है। यही कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि तब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होती कि भाई जब आप लोग जीत रहे होते हैं, जब ईवीएम सही हो रही होती है, आप लोग को सांसद बना देती है, तब सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जहां पर उनकी जीत हो जाती है वहां पर आप लोग को लगता है कि भाई इसमें खराबी है। देखिए मैम, समाजवादी पार्टी का स्टैंड है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, तब भी हम ईवीएम को बताएंगे कि बीजेपी द्वारा मैनेज्ड ईवीएम है, और है, ये फैक्ट है। सत्ता पलटेगी, इसको हम दिखा के रखेंगे। किसी भी हालत में जो इनकी जीत होती है अपनी, नहीं तो फिर तो वोट चोरी का सवाल ही नहीं है ना। अगर आपकी 80 में 80 सीटें आ जाती है, फिर वोट चोरी का सवाल ही कहाँ रह गया? बता रहे हैं कैसे करते हैं ईवीएम का ये खेल। अभी ये दो अलग चीज है। एक ईवीएम अलग चीज है। अब जब ईवीएम पे हम लोग खड़े पड़े तो मतदाता लिस्ट में डकैती डालना शुरू कर दिया। ईवीएम का कैसे बताते हैं? ईवीएम का आप घड़ी घड़ी तो बदल नहीं सकते हैं, एक सेटिंग कर देते हैं ये लोग। उससे ज्यादा वोट पड़ जाते हैं हमारे पक्ष में तो हम लोग जीत जाते हैं, उससे कम पड़ते हैं तो हमारा जहां भी हार होती है मार्जिनल हार होती है, एक जगह छोड़ के। तो मतलब प्रकार के भी ईवीएम के खेल से ही जीतते हैं आप, कार्यकर्ताओं और अगर के दम पे नहीं जीतते आप अगर कर रहे हैं कि हम ईवीएम अब आपकी ये आ गई ईवीएम की बात, क्योंकि ईवीएम का मामला हम लोगों ने बहुत बार उठा दिया सुप्रीम कोर्ट में। तब ये मतदाता आपने काउंटर सुना नहीं शायद रविंद्र जी, उन्होंने बड़ा एकदम टू द पॉइंट काउंटर किया है। वो कह रहे हैं क्या फिर इसी खेल से आप लोग जीतते हैं क्या? जो सेटिंग हो जाती है कि भाई तुक्का, तीर में तुक्का लग गया तो भैया माशाल्लाह है। ये तो यही बताएंगे क्योंकि ईवीएम के खिलाफ सबसे पहले खड़े होने वाले भाई आपने स्वीकार किया अभी ईवीएम का खेल होता है। आडवाणी जी नहीं थे, एक इनके प्रवक्ता थे नरसिम्हा जी, उन्होंने तो किताब ही लिख दिया, डेमोक्रेसी इन डेंजर, ईवीएम के खिलाफ में, और उस किताब के बारे में एक चीज एक्सप्लेन किया। तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा पता है हम लोगों से, क्योंकि हम लोग ने तो ऐसा कुछ देखा नहीं। क्योंकि हम लोग की जो सीटें रही हैं वो 145 रही हैं, तब हम जाके यूपीए 218 बनता था। कांग्रेस की 206 थी। ठीक है गुलशन जी, यूपीए 262। गुलशन जी, आप लोग की स्क्रिप्ट जो है विपक्ष के हाथ लग चुकी है। अब कुल मिलाकर ये समझ लीजिए आप लोग। हमारी समझ में सब आ रहा है, नेतृत्व हमारा सब समझ रहा है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र इन लोगों के साथ मिलकर मोदी 3 ना आने देने का था, ये इसका दर्द है। उस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी सब कुछ सामने आने वाला है। अब ये वोटर पुनरीक्षण कार्यक्रम कोई नया तो है नहीं है। पहले ईवीएम चली गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ कहा है उसको ये पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो उस पर विचार नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज सब कुछ जो है क्लियर कर दिया है कि भाई कौन कैसे इस देश का मतदाता होगा, कौन इस देश का नागरिक होगा। जरा स्वीकार तो करो। मैंने कहा ना, उस बिगड़ैल माँ के बच्चे को कागज फाड़ने का मनमोहन सिंह जी का भी है, स्वीकार नहीं करना है, रौला काटना है, एक नैरेटिव सेट किया हुआ है, बदनाम करो, सर्वोच्च न्यायालय को बदनाम करो, संविधान की, चुनाव आयोग को और आखिर में सेना को भी बदनाम करो। पूछो इनसे, सेना से पूछो कि लाशें क्या पाकिस्तान से जो आए थे वही आतंकवादी थे क्या?
कैसे कह सकते हैं? सेना से गारंटी मांग रहे हैं। ये पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम है ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये जो लाखों वोटर फर्जी बना दिए इन्होंने और सारे प्रदेशों में गुंडागिर्दी और बंदूक और प्रशासन के दम पर जीतते चले आए हैं। जैसे ही वोटर लिस्ट सही होकर आई, ओरिजिनल वोटर वन वोटर निकल कर आया तो सब सामने आ गया। वो वोटर कहाँ चले गए? वो फर्जी जो मदरसों के छात्र थे वो कहाँ चले गए? मनरेगा के वो लोग कहाँ चले गए? ऐसे ये फर्जी वोटर भी कहाँ चले गए? पूरी दुनिया देख रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वकील साहब से कहा कोई 15 वोटर ऐसे ले आइए हमारे सामने, ज्यादा नहीं कह रहे। वो कहते मेरा नाम काट दिया था, मेरा नाम इस नंबर पे था। उस बेचारी महिला की टी शर्ट पहन के आप उसका जो है जुलूस निकाल रहे हो लोकसभा के अंदर। किसने इजाजत दे दी उस महिला की? FIR में नाम आता है, अखबार वालों पर केस हो जाते हैं, महिला का नाम नहीं ले सकते, न्यायालय में नाम नहीं ले सकते। आपने टी शर्ट पे उस महिला की लगा दी। टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, कहीं 14 का 124 हो गया, उसको स्वीकार करिए। वो त्रुटियां सुधारी जाती हैं। जरा आप अपनी तरफ भी तो झांक कर देखिए। अब आपको लेकिन गलती की गुंजाइश ऐसे क्षेत्र में गुलशन जी आपको लगता है कि कैजुअली लेना चाहिए क्या? नहीं, कैजुअली नहीं लेना चाहिए, सीरियसली लिया जा रहा है। हमारे जिन नेता के 2 वोटर बताए उन्होंने कागज दिखाए हैं। हमने 1 वोट को कम करने के लिए प्रार्थना पत्र दे रखा है। और आप भी खूब जानती हैं जिस हिसाब से वोटर लिस्ट का काम होता है, इतना लंबा चौड़ा काम है, कहीं ना कहीं टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो जाती है। हम उसे स्वीकार करते हैं, उसमें सुधार की हर वक्त गुंजाइश है, लेकिन उसका ठीकरा फोड़ दें कि ईवीएम जितवा रही है, ईवीएम हरवा रही है, चुनाव आयोग जितवा रहा है, चुनाव हरवा रहा है। रही उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात, आदरणीय आपके नेताजी को मैं भी प्रणाम करता हूँ, यानी बड़े नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को। अखिलेश जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये जब 2 दोस्तों की जोड़ी जो कई बार टूटी कई बार बनी, हमने आपने भी देखा कौन इमरजेंसी में कौन हमारे साथ था, इमरजेंसी के बाद कौन चला गया। आदरणीय चंद्रशेखर जी जो तारीफ किया करते थे हमारे मूल संगठन राष्ट्रीय सेवक संघ की, वो भी सब ऑन द रिकॉर्ड है। आप उसको जो आप जो ये तुष्टीकरण, ये मुस्लिम वाले जो उन्माद की नीति बता रहे हैं हमें, आपको जरा अपने समय तो ध्यान रखिए। क्या क्या नहीं कहा आपने? आतंकवादियों को छोड़ने के लिए आप न्यायालय तक में गए और मुस्लिम बेटियां ही हमारी बेटियां। वो कह रहे हैं कि उनकी कांग्रेस से विचारधारा मिल रही है, आपने ये विचारधारा मिल रही है। पहला संविधान का अधिकार जो है देश के मुसलमानों पर है। आप मुस्लिम वोट बैंक की खातिर आपने हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना के रखा था। आज हिंदू को समझ में आ गया है कि मेरे वोट की भी कोई कीमत है। आप फर्जी त्रिपुंड लगाकर 3 पीस सूट पर रुद्राक्ष पहनकर, ठीक है रविंद्र जी, जाने इसको भी देखिए। रविंद्र जी, सिर्फ वोट चोरी का नारा बुलंद करके बात बन जाएगी? और ये जो साथ आप लोग दिखा रहे हैं ये कब तक चलेगा? क्योंकि चुनाव के समय ये साथ नजर आता है, जहां कहीं भी आप लोग को हार मिल जाती है वहां पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां भी हो जाती हैं। तो ये साथ कितना मजबूत आपको लग रहा है अभी? और क्या सिर्फ वोट चोरी का मामला आप लोग को 27 की राह आसान कर सकता है, ऐसा लग रहा है? हम तो वोट डकैती बोलते हैं, बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कि सुधार का रास्ता रहता है। 18,000 वोटों की चोरी एफिडेविट के साथ में उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को हम लोगों ने दिया था। क्या कार्रवाई हुई? क्या शुद्धिकरण हुआ उसमें? फर्जी वोटर की लिस्ट भी थी उसमें। अब इन्होंने 3 पॉइंट कहा, सेना को बदनाम करते हैं। सेना के साथ में तो हम इनके साथ ही खड़े हुए थे। सेना को कोई भी शहीद हो जाता है तो उसको उसके गांव के स्थान पे जहां पर उनका क्रियाक्रम होगा उनको सरकारी संरक्षण में किया जाए और सम्मान दिया जाए। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। कैसे कहते सेना का सम्मान नहीं देंगे? अगर सेना का सम्मान की बात करते हैं तो पुलवामा के हत्यारे कहाँ आए जो हमारे अर्धसैनिक बल के लोग मारे गए थे? हमारे CDS की मृत्यु कैसे हेलीकॉप्टर से हुई? बताइए अगर सेना को सम्मान देते हैं। और जो आपके MP मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और नेता सेना की बेटियों को बदजबानी कर रहे थे, सम्मान दे रहे थे सेना को। दूसरी बात कह रहे थे ये कि बदनाम करो करके हम विपक्ष कर रहा है। बदनाम करो की पॉलिसी तो इनकी अपनी है, अपने ऊपर भी करते हैं ये। प्रोफेसर बलराज माधव को बदनाम किया गया जो फाउंडर थे भारतीय जनसंघ के। नानाजी देशमुख को बदनाम किया गया, गोविंदाचार्य जी को बदनाम किया गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बदनाम किया गया। किसको नहीं बदनाम किया? मुरली मनोहर जोशी जी को बदनाम किया। तो बदनाम करने की नीति इनकी है क्या? राहुल गांधी जी को नहीं बदनाम किया गया? या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को नहीं बदनाम किया गया? टूटी चोर बोला तो पोल खुल गया, एक अखबार ने खोल दिया कि करोड़ों रुपए दिया विदेशी एजेंसी को इन लोगों ने टूटी चोर का कहने के लिए। यही तो बोलते थे मुल्ला मुलायम सिंह।
बदनाम करो नीति इनकी है, इसका शिकार इनके अपने ही होते हैं। हमारी तो, हम तो जनता में घूमते हैं, वास्तविकता होती है। अब एक महिला की बात कर रहे हैं, जब एक महिला जो 35 साल की महिला है, उसकी उम्र अगर आप दिखाएंगे एसआईआर के द्वारा कि 124 साल है, तो क्यों नहीं प्रश्न उठाएंगे? इसलिए है हम राजनीतिक पार्टी। अगर राजनीतिक पार्टी, अगर हम इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे तो हमको अपनी राजनीतिक पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन अंतर हो जाता है कि गलती एक अलग चीज है और जो षड्यंत्र का जिक्र आप लोग कर रहे हैं वो अलग चीज है। ये दोनों चीजों में कंफ्यूजन हो रहा है। अगर ये गलती है 124 साल की महिला की, तो एक उदाहरण तो है नहीं, ढेर सारे उदाहरण है। फिर एक एक घर में, बिहार के एक एक घर में 239 वोट हैं अलग अलग जातियों के, 60 साल के 3-3, 4-4 लोग हैं उसमें। तो क्या इंटेंशनली आपको लग रहा है कि ये सब किया जा रहा है? इंटेंशनली हो रहा है ये सब? इंटेंशनली किया जा रहा है, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। ईवीएम के बारे में भी जो हम लोग खड़े पड़े, तो अब इन लोगों ने ये शैतानी की, क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई भी तानाशाह होता है, किसी भी प्रकार से सत्ता में बने रहना चाहता है, क्योंकि सत्ता में अगर नहीं रहेगा तो उसकी दुर्गति हो जाती है। क्योंकि तानाशाह क्या होता है, संस्थाओं पे कब्जा करता है, और संस्थाओं पे कब्जा करता है तो वही ब्यूरोक्रेट ठीक है गुलशन जी, खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सत्ता का मोह आप लोग को ऐसा लग गया है कि उसके लिए कुछ भी करने को आप लोग तैयार हैं, और इसीलिए ये सब खेल आप लोग की तरफ से रचा जा रहा है। ये सीधा सीधा आरोप है रविंद्र जी का। गुलशन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद अभी गुलशन जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, दुरुस्त कराती हूँ। मैं आपके पास आ रही हूँ वापस रविंद्र जी, क्योंकि देखिए अब आप लोग बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक ये मुद्दा उठ रहा है, लेकिन इन तमाम मुद्दों के बावजूद क्या आपके पास कोई ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है कि 27 में आप लोग इस मुद्दे के सहारे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, मुख्य मुद्दा जो वोट चोरी का, वोट डकैती का नहीं कह सकते, क्योंकि ये जन मुद्दा जो होता है ना, उसी से जीते जाते हैं, या उसी जन मुद्दों को लेके ही हम लोगों में रहते हैं। तो हम जनवरी 2025 से अब हर बूथों पे हम लोग जन मुद्दों को लेके बैठकें कर रहे हैं, कहीं कहीं आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन भी कर रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, अस्पताल और शिक्षा, सब मामले में फेल है। स्कूलों को बंद कर दिया, सरकारी स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को बेलगाम फीस ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग एकदम खराब है, CSC PSC पे डॉक्टर नहीं है, और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही आपके पास जेब में 5 लाख रुपए होने चाहिए। गरीब आदमी इसमें सफर नहीं कर सकता। 70,000 शिक्षकों को आज तक नियुक्ति नहीं दे पाई। जो चुन के आए थे उनको वो उलझे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई है। सरकारी शिक्षक करीब 2.5 लाख शिक्षकों की कमी है, उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। कौन बच्चा पढ़ पाएगा यहाँ पे? अब आते हैं उत्तर प्रदेश, भारत की सबसे बड़ी कर्जदार प्रदेश बन गई है। 8 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज है, जबकि बजट है हमारा उससे छोटा बजट है, 7 पॉइंट समथिंग का बजट है हमारा। उससे ज्यादा हमारे पास जो प्रति व्यक्ति आय है उत्तर प्रदेश की सबसे कम है, प्रति व्यक्ति GDP उत्तर प्रदेश की सबसे कम है। तो हमारे पास यही जन मुद्दे हैं जिनको हम हर बूथों पे लेके जा रहे हैं, और लोग समझ भी रहे हैं इन चीजों को, क्योंकि असली परेशानी उनकी है। जैसे वर्तमान समय में क्या हुआ, यूरिया खाद नहीं मिली, बीज नहीं मिली, जो यूरिया के साथ साथ तमाम खादों को मांगने गया, उसकी पिटाई हो गई पुलिस के द्वारा, उठा के कुछ लोग बंद कर दिए गए। तो इन मुद्दों को, ये मुद्दे ही आगे बढ़ाते हैं किसी भी पार्टी को। उन्माद के द्वारा, धार्मिक उन्माद के द्वारा दो जातियों को, दो संप्रदायों को अगर आपस में लड़ा देंगे तो छोटी सफलता थोड़ी देर के लिए मिल सकती है, लंबी सफलता नहीं मिल सकती। भारतीय जनता पार्टी का सत्ता के बाहर रहने का यही प्रमुख कारण है। इसीलिए बार बार वो तमाम प्रकार के षड्यंत्र करती है, संस्थाओं को कब्जा भी लेके काम कराए, लेकिन इससे कुछ होता नहीं। जनता जब खड़ी हो जाती है, जनता खड़ी हो गई ना इतने षड्यंत्रों के बावजूद, तो 240 का के टिक गए ना, जिसमें से आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि कुछ सीटों तक पे जहां इन्होंने बेईमानी की हुई है, अगर वो सीटें आती तो इनकी सरकार नहीं आती। और अगर इनकी सरकार भी अभी बैसाखियों पे टिकी हुई है, अभी इनकी सरकार चली जाए तो मुझे लगता है इनको भारत छोड़ने की स्थिति पैदा हो जाएगी। आपके हिसाब से एक ही मशीन 2 कमांड ले रही है कि कहीं पर जिता दे रही है, कहीं पर हरा दे रही है। ठीक है, फिलहाल देखना होगा कि 2027 में
किसको जीत मिलती है, क्या बीजेपी हैट्रिक लगा पाती है? जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि 2027 में इस बार बीजेपी साफ हो जाएगी, वो तस्वीर देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।